हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माय चैनल FIL। पिछली वीडियो की चर्चा में मैंने आपको कुछ शुरुआती टॉपिक्स बताए थे। तो पिछली वीडियो की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो में। ये फर्स्ट चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, दो ध्रुवता के अंत का चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें बर्लिन की दीवार का टॉपिक है। उस पर कई क्वेश्चन हर साल आते ही हैं। उसके बाद USSR सोवियत संघ के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे कि वो कैसे अस्तित्व में आया, कब आया, और USSR के पहले राष्ट्रपति कौन थे, उनके बारे में। सोवियत प्रणाली क्या है, उसकी विशेषताएं, और सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना है, मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे। ये सब टॉपिक्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, इसको समझते हैं। बर्लिन की दीवार का क्या टॉपिक है, क्या इसकी स्टोरी है। तो स्टोरी इसमें ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बर्लिन जो राजधानी है जर्मनी की, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने जर्मनी की सहायता करना बंद कर दिया था। तो ऐसे में अमेरिका ने जर्मनी की सहायता करी, उसे पैसे दिए, आर्थिक सहायता दी। तो सोवियत संघ को ये बात अच्छी नहीं लगी कि मेरा ही पड़ोसी देश मेरे दुश्मन देश से हेल्प ले रहा है। तो उसने सोवियत संघ ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक लंबी दीवार खड़ी करवा दी, जो कि 150 किलोमीटर लंबी थी। इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं आप, इसको जर्मनी समझिए, और जर्मनी की राजधानी बर्लिन में सोवियत संघ ने 150 किलोमीटर लंबी जो है दीवार खड़ी करवा दी। कब? 1961 में। 1961 में। अब इसके एक तरफ जो है पूर्वी जर्मनी, एक तरफ पश्चिमी जर्मनी। एक तरफ जो पश्चिमी जर्मनी थी वो पूंजीवाद का प्रतीक थी, या पूंजीवाद को मानती थी, पूंजीवादी विचारधारा थी। और पूर्वी जर्मनी साम्यवादी विचारधारा को मानता था। साम्यवादी, पूंजीवादी। अब क्वेश्चन क्या है, कब बनी? 1961 में। कितने किलोमीटर लंबी थी? 150 किलोमीटर लंबी थी। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? तो दो ध्रुवता का प्रतीक थी। क्यों? क्योंकि इसके एक तरफ साम्यवादी विचारधारा के लोग थे, जो कि पूर्वी जर्मनी के लोग मानते थे, और ये पूर्वी जर्मनी का जो पार्ट है वो सोवियत संघ के साथ था। और जो पश्चिमी जर्मनी है ये पूंजीवादी विचारधारा को मानता था और पश्चिमी देशों की तरफ था, अमेरिका की साइड था। तो दो विचारधाराओं के प्रतीक के बीच की ये दीवार दो ध्रुवता का प्रतीक कहलाती है। अब कितने सालों तक ये दीवार जो खड़ी रही है? 28 सालों तक, 48 ईयर्स तक जो है खड़ी रही। और तो कब गिरी है? ये गिरी 1989 में। 89 में गिरी थी। और किसके द्वारा गिराई गई थी? पूर्वी जर्मनी की जनता के द्वारा। तो इसमें कई सारे फैक्ट्स के क्वेश्चन बनते हैं। आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो। ठीक है, अब इसको ज़रा क्वेश्चन के फॉर्म्स में देखते हैं क्या मैटर है बर्लिन की दीवार का। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी?
यह दीवार दो ध्रुवीयता का प्रतीक थी, ठीक है ना। जैसे कि अभी हमने देखा कि पूर्वी जर्मनी साम्यवादी विचारधारा को मानती थी और पश्चिमी जर्मनी पूंजीवादी विचारधारा को मानती थी। तो दो विचारधाराओं के बीच की विभाजक दीवार दो ध्रुवीयता का प्रतीक कहलाती है। कब बनी थी? 1961 में बनी थी। और बर्लिन की दीवार कितने किलोमीटर लंबी थी ये भी हमने देखा अभी, 150 किलोमीटर लंबी थी। और कितने सालों तक खड़ी रही? 28 सालों तक खड़ी रही। बर्लिन की दीवार कब और किसके द्वारा गिराई गई थी? तो 1989 में पूर्वी जर्मनी की जनता के द्वारा, ठीक है। अब बर्लिन की दीवार दो ध्रुवीयता का प्रतीक कैसी थी? वही शुरू में जो बताया, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजक का प्रतीक थी, अर्थात दो ध्रुवीयता का प्रतीक थी। यह दीवार पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी को अलग करती थी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, यूएसएसआर का इंट्रोडक्शन। यूएसएसआर का इंट्रोडक्शन एक बार देख लेते हैं। तो यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ यूएसएसआर, जिसको हम बोल रहे हैं सोवियत संघ, वह है क्या? वो यूनियन है। यूनियन मीन्स ग्रुप, समूह। किसका? सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो जितने भी साम्यवादी विचारधारा के देश थे वो सब सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, वही पूरा एक पार्ट था। 15 गणराज्यों से मिलकर के बनना था, ठीक है। 15 गणराज्य थे। बना कब? तो 1917 में, 1917 में बना है। कौन सी क्रांति के बाद बना है? रूसी क्रांति के बाद बना है। रूसी क्रांति 1917 में हुई और इसी क्रांति के बाद यूएसएसआर अस्तित्व में आया। रूसी क्रांति को एक नाम से और जानते हैं, जिसे बोल्शेविक क्रांति बोलते हैं। बोल्शेविक क्रांति। इस क्रांति के नायक कौन थे जिसके नेतृत्व में क्रांति हुई? तो वो थे व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन ये इस क्रांति के नायक थे। और 1917 में रूसी क्रांति के बाद 1922 में यूएसएसआर एक पूर्ण रूप से जो है अस्तित्व में आ चुका था। शुरुआत में रूस, यूक्रेन, बेलारूस और कॉकस क्षेत्र को मिलाकर के सोवियत संघ की स्थापना की गई थी और बाद में धीरे धीरे ये बढ़ाई। और व्लादिमीर जो रूसी क्रांति के नायक थे, ये हमारे यूएसएसआर के पहले राष्ट्रपति भी बने, ठीक है ना। पहले राष्ट्रपति बने। पहले राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर लेनिन। यूएसएसआर के संस्थापक कह सकते हैं आप, यूएसएसआर के संस्थापक और कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक। और बस इतना बहुत है। नोट्स पे आते हैं वापस। तो ये हमारा टॉपिक है। तो यूएसएसआर की हमने फुल फॉर्म अभी देखी, एक बार दोबारा से देख लो। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और जिसे हिंदी में कहते हैं
सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ। इंग्लिश में अच्छी लगती है यार, हिंदी में तो नहीं, कैसा अजीब सा लगे। कोई बात नहीं, जो हिंदी वाले वो हिंदी में लिखेंगे, लेकिन एक नंबर पूछ लिया तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोवियत संघ कब और कैसे अस्तित्व में आया? तो वही 1917 रूसी क्रांति के बाद इसकी स्थापना हुई। 1922 में पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया, और शुरुआत में जो क्षेत्र मिलाए गए थे वो रूस, यूक्रेन, बेलारूस और कॉकस क्षेत्र है। इनको मिला करके ही सोवियत संघ की स्थापना की गई थी। और जैसे कि मैंने बताया भी, रूसी क्रांति के नायक जो है 1917 में वो व्लादिमीर लेनिन थे, और यूएसएसआर की स्थापना के बाद वो ही पहले राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। ठीक है ना, पहले राष्ट्रपति थे व्लादिमीर लेनिन, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, और 1917 की रूसी क्रांति के नायक रहे। क्रांति के बाद के सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक अध्यक्ष भी थे ये। वही यूएसएसआर के संस्थापक हुआ, 1917 रूसी क्रांति के नायक हो गए, कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और देश के पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर लेनिन। तो फेमस बंदा हो गया ये, तो नोटिस कर लेना। अगली बात जो है कि ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहा यूएसएसआर का, कि कैसे कब बना, रूसी क्रांति के नायक कौन रहे, पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर लेनिन। अब अगली बात, दूसरी दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? ये तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, और मैप में भी आपको समझाया था। तो फर्स्ट वीडियो में जाके देख लेना, मैप भी है उसमें, पहली दुनिया के और दूसरी दुनिया के देश कौन कौन से हैं। तो दूसरी दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? सोवियत संघ के पूर्वी गठबंधन में शामिल देशों को दूसरी दुनिया कहा जाता है। सोवियत संघ को और उसके गठबंधन में शामिल देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, सोवियत प्रणाली देखते हैं। सोवियत प्रणाली क्या थी? तो सोवियत प्रणाली साम्यवादी समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। यहाँ पर जिस मॉडल को अपनाया गया था उसमें ये था कि समाज में समानता स्थापित करनी थी। अगर साम्यवादी विचारधारा में निजी व्यवस्था कर दी जाती तो कुछ लोग अमीर होते, कुछ गरीब होते, तो ऐसे में असमानता हो जाती, समानता स्थापित नहीं हो पाती। तो सोवियत सरकार समाज में समानता स्थापित करना चाहती थी, और वो ऐसा तब कर पाती जब सारे संसाधन उसके हाथ में होते और वो समाज में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाती। तो ऐसे में समानता के सिद्धांत पर आधारित सोवियत प्रणाली थी। देख लेते हैं एक बार सोवियत प्रणाली क्या थी। सोवियत प्रणाली समतामूलक समाज पर आधारित थी। समतामूलक मतलब जहाँ ऐसा समाज जहाँ पे समानता स्थापित की जा सके या हो, जिसमें पूंजीवादी व निजी संपत्ति का अंत करके समानता पर आधारित समाज की संरचना करना था। तो वही बात है, समानता स्थापित करनी थी और समतामूलक समाज का निर्माण करना था, और उसी पर आधारित थी सोवियत प्रणाली। और वैसे भी साम्यवादी विचारधारा की विशेषता पिछली वीडियो में डिस्कस करी है कि वहाँ पे सभी बड़े उद्योगों पर, छोटे बड़े उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण होता है और निजी व्यवस्था होती नहीं है, मुक्त व्यापार होता नहीं है। तो जो भी संसाधन होते हैं वो समाज में इक्वली सरकार के द्वारा बांटे जाते हैं, और ऐसे जो है समाज में समानता स्थापित वो करना चाहती थी। तो यही सोवियत प्रणाली थी। इसकी विशेषता अगर देखी जाए तो सोवियत संघ किस तरीके से कार्य करता था, ठीक है ना, वो ही विशेषता सोवियत प्रणाली की विशेषता होगी। जैसे कि अब इतना बड़ा देश है, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है, और शीत युद्ध के काल में दूसरी महाशक्ति है, अमेरिका को टक्कर दे रही है, तो कोई छोटी मोटी बात तो होगी नहीं, तो कोई स्पेशल बात है इसमें। तो सोवियत प्रणाली की क्या विशेषता है ये देखते हैं। तो सोवियत संघ में कोई बेरोजगारी नहीं थी। एक तो जैसे कि सोवियत प्रणाली में भी ऊपर हमने देखा कि समानता पर आधारित थी, तो एक के पास ज़्यादा काम होगा, एक पे कम होगा, तो ये तो असमानता हो जाएगी। तो इसी जाहिर सी बात है कि जब समानता पर आधारित सोवियत प्रणाली है तो सबको इक्वली काम दिया जाएगा, सबका ध्यान रखा जाएगा। तो ऐसे में वहाँ पे बेरोजगारी थी नहीं, तो भले ही थोड़ा बहुत काम हो लेकिन सबके पास काम होता था। और वैसे भी देश के अंदर ही सभी बड़े छोटे उद्योगों का उत्पादन का निर्माण देश में ही होता था। सुई से लेकर काठ तक के उत्पादों का, सुई से लेकर काठ तक मतलब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो उत्पादन होता है वो देश में ही होता था, ताकि देश का पैसा देश में रहे और देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़े। ठीक है, सुई से लेकर काठ तक के उत्पादों का निर्माण देश में ही कराया जाता था, होता है वैसे तो, कोई बात नहीं। तीसरा जो पॉइंट है हमारा
वो सोवियत सरकार जनता को रियायती दरों पर खाने, शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी सुविधा उपलब्ध कराती थी। फिर वही बात आ गई, समानता पर आधारित व्यवस्था। तो समाज में कई सारे ऐसे वर्ग हैं जो शिक्षित नहीं हैं, स्वास्थ्य सुविधा अफोर्ड नहीं कर पाते या खाना पीना अच्छा नहीं खा पाते। तो ऐसे में सोवियत प्रणाली जनता को रियायती दरों पर खाने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं जो है रियायती दरों पर सुविधा उपलब्ध कराती थी, मतलब सस्ते दरों पर। जैसे हमारे इंडिया में भी राशन की दुकानें हैं, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो कि सस्ते में रियायती दरों पर उपलब्ध हो जाती है। तो सोवियत सरकार ने भी जनता के लिए ऐसे ही किया और इस प्रकार उसने समानता पर आधारित व्यवस्था को आगे बढ़ाया। सोवियत प्रणाली में मात्र एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण था। ये तो इसकी स्पेशलिटी है। कम्युनिस्ट पार्टी, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने सोवियत संघ में न जाने कितने सालों तक जो है, वैसे तो एनसीईआरटी में 70 साल लिखा, लेकिन कितने साल हो गए, 70 साल पढ़े जा रहे हैं, लेकिन साल आगे बढ़ गए ना। तो कम्युनिस्ट पार्टी का ही राज है वहाँ। और शुरुआत में तो पार्टी ठीक थी, लेकिन आगे चलकर ये तानाशाही हो गई थी और मनमानी करने लगी थी, लोगों के प्रति जवाबदेही नहीं थी, जनता की सुनती नहीं थी। इस पार्टी की कोई आलोचना नहीं कर सकता था, दूसरे पार्टी के लोग सत्ता में नहीं आ सकते थे, इसी पार्टी के नेता हमेशा सत्ता में बने रहते थे। तो ये आगे हम देखेंगे अलग से टॉपिक, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण था। और प्लस निजी संपत्ति का अधिकार नहीं था। जैसे कि हमने स्पेशलिटी में पहले पढ़ा था कि सोवियत विचारधारा की क्या खासियत होती है, तो उसमें हमने देखा था कि मुक्त व्यापार नहीं होता, निजी व्यवस्था नहीं होती। तो निजी संपत्ति का अधिकार नहीं था, कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था। ठीक है। उसके बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था दुनिया की तुलना में कहीं अधिक उन्नत थी। तो कंपैरिजन अगर दूसरों से देशों से किया जाए तो उनसे तो बहुत आगे थी, लेकिन हाँ अमेरिका को टक्कर नहीं दे पाती थी। अमेरिका के प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी होती थी बहुत अच्छी होती थी और टेक्नोलॉजी में वो भी आगे था, कोई कम नहीं था। अमेरिका जो है अर्थव्यवस्था के साथ साथ अपनी सेना का भी ध्यान रखता था, दोनों को बैलेंस करके चलता था। लेकिन सोवियत संघ में कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी थी, उसने अपने अधिकतर संसाधनों का इस्तेमाल अपने गठबंधन में शामिल देशों में लगा दिए, हथियार में बना दिया, अर्थव्यवस्था पर इतना ध्यान नहीं दिया। तो ये थोड़ी सी इससे गलती हो गई थी ये। और दो दिव्यता का अंत जब लास्ट में हम करेंगे तो इस बात को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सोवियत संघ में परिवहन की सुव्यवस्थित और विशाल व्यवस्था के कारण इसके दूरदराज क्षेत्र भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो अभी पीछे इंट्रोडक्शन में देखा कि सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, और वैसे भी सोवियत संघ पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंट्री है और 15 गणराज्यों से मिलकर बना, और गणराज्य आकार में काफ़ी बड़े बड़े थे और इनके जो क्षेत्र हैं काफ़ी दूर दूर पर स्थापित हैं। तो दूर दराज क्षेत्र में भी संचार व्यवस्था इतनी अच्छी थी, जो कि इसकी एक स्पेशलिटी है। ठीक है, तो ये कुछ 7 स्पेशलिटी थी इसकी। सोवियत प्रणाली क्या थी और इसकी विशेषताएं, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है सीबीएसई में। आगे बढ़ते हैं। सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था? तो 15 गणराज्य थे, ये बताया, और रूस इसमें सबसे बड़ा था। और देखना भी आगे लास्ट में जब सोवियत संघ का विघटन होगा, पतन होगा एक महाशक्ति का, तो 15 गणराज्यों में सबसे बड़ा रूस है और पावरफुल भी है, बड़ा भी है। तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस को ही बनाया जाएगा। ठीक है, तो जोसेफ स्टालिन कौन है? तो जोसेफ स्टालिन जो है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। खैर कभी पूछा तो नहीं है ये, लेकिन फैक्ट की बात है तो नॉलेज में रखना। जोसेफ स्टालिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। अगला मैटर जो है, सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति कौन है? तो मिखाइल गोर्बाचेव है। मिखाइल मिसाइल मैन तो नहीं है, लेकिन मिखाइल मिसाइल थोड़ा सा मैच होता है। तो मिखाइल गोर्बाचेव कौन था बंदा? तो ये सोवियत संघ के लास्ट प्रेसिडेंट, मिखाइल गोर्बाचेव। तो सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति कब से कब तक? 85 से 91 तक। ये बंदा ऐसा था जो सोवियत संघ में
सुधार करना चाहता था, ये बाकी नेताओं के मुकाबले अलग था। जो तानाशाही चली आ रही थी, लोकतंत्र तो था ही नहीं, लोगों को अनदेखा किया जा रहा था, अर्थव्यवस्था की बुरी हालत थी। तो इन सभी कंडीशन से दूर हटके मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधारों की नीति लागू करी। सुधारों की दो नीतियां लागू करी, कौन कौन सी? ग्लातनोस्त और पेरोस्त्रोइका, जिसका मतलब होता है पुनर्गठन और खुलापन। पुनर्गठन मतलब दोबारा से गठन करना चाहता था उस व्यवस्था का जो खराब हो चुकी थी। पिछले नेताओं ने जो भी कांड किए थे उनसे हटके ये व्यवस्था का पुनर्निर्माण करना चाहता था। और खुलापन, खुलापन मतलब जो सभी चीज़ों का उत्पादन देश में ही हो रहा है, तो वो दूसरे देशों की कंपनियों के लिए या अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोलना चाहता था, खुली व्यवस्था चाहता था। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह गई। क्या कमी रह गई ज़रा ये हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये 1980 के दशक के मध्य मतलब 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे, ठीक है। और इतना सा इंट्रोडक्शन है इनका। क्वेश्चन ये है कि मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा अपनाई गई नीतियाँ क्या थी। ये क्वेश्चन कई बार आया है CBSE में, एक बार देखा है मैंने, वो भी 4 नंबर में आ रखा है कि मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा अपनाई गई नीतियाँ कौन सी थी, या ग्लातनोस्त और पेरेस्ट्रोइका नाम की नीति को स्पष्ट करें, ऐसा कुछ। तो गोर्बाचेव ने अपने शासनकाल में सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने में सुधार करने का प्रयास किया बंदे ने, ठीक है। वही सुधार करना चाहता था और उसे हटके अलग था बंदा। दो नीतियाँ थी इसकी, ग्लातनोस्त, पेरेस्ट्रोइका, ठीक है, जिसका मतलब पुनर्गठन और खुलापन नीतियों की बंदे ने शुरुआत करी। तो आज का मुद्दा हमारा यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। थोड़ा सा और छोटा करता हूँ, एक पेज आ जाए पूरा। और अब इस पेज का ले लो, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ले लो। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी।